हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजू सोनी बालाजी स्टडी क्लासेस से। आज आप लोगों की क्लास होगी हिंदी की। हिंदी में जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है शब्द भेद। तो आइए देखते हैं हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। ठीक है, तो पहला है उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 5 प्रकार के देखते हैं। पहला होता हमारा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। ये 5 प्रकार के शब्द हमारे किससे होते हैं? उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। अब इसके बाद हमारे आते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये क्या है? ये हमारे व्युत्पत्ति रचना या बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इसके बाद रूप प्रयोग। रूप और प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं? 2 प्रकार के। एक होते हैं हमारे विकारी शब्द और दूसरे अविकारी। इसके बाद आता है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एकार्थी, विपरीतार्थी, समानार्थी, देखो, और अगला हमारा अनेकार्थी। तो आपको समझ में आएगा शब्द भेद। हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार, जो हिंदी में शब्द है उनका वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया। पहला उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 5 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। इसके बाद व्युत्पत्ति रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इसके बाद हमारा अगला आता है तीसरा पॉइंट, रूप और प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। कौन कौन से? विकारी और अविकारी शब्द। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है हमारा अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 4। एकार्थी, विपरीतार्थी, समानार्थी और अनेकार्थी शब्द। ठीक है दोस्तों, आया होगा समझ में। आगे चलते हैं, हमारा कौन सा है? व्युत्पत्ति, इतिहास या व्युत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। तो आइए पहला देखते हैं, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारे 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हमने बताया? तद्भव, पहला तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा देशज, विदेशज और संकर। ये 5 प्रकार के शब्द होते हैं। इसमें से पहला देखते हैं तत्सम शब्द। तो तत्सम में क्या है? इसकी परिभाषा देखते हैं। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं। जो हिंदी में शब्द हैं लेकिन आए कहां से? संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। मतलब संस्कृत से आए हुए शब्द हैं हिंदी में और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। तो देखते हैं पहला, जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं अग्नि। ये क्या है हमारा? ये शब्द संस्कृत से आया हुआ और हिंदी में कहाँ प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा है ग्राम, तीसरा है चैत्र और मयूर आदि। ठीक है, समझ में आया। अगला देखते हैं तद्भव। तद्भव में क्या है? हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो निकले तो संस्कृत से ही हैं पर हिंदी में प्रचलित हैं। मतलब ऐसे शब्द जो जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है लेकिन प्रचलित कहाँ है? हिंदी में प्रचलित है। जैसे हमने ये अग्नि बताया, तो इसको अगर एग्जाम्पल में हम देखेंगे तद्भव में, तो क्या हो जाएगा? अग्नि का आग, ग्राम का गांव हो जाएगा हमारा, और चैत्र का हो जाएगा चैत्र, और मयूर का हो जाएगा हमारा मोर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं आज। मतलब और भी शब्द है। अब देखो इनको पहचानेंगे कैसे? हम लोग पहचानेंगे इसको कैसे? तो ये दोनों एक साथ देख लेते हैं। तत्सम, देखो यहाँ पे लिखा है तद्भव और यहाँ पे लिखा है तत्सम। तो सा, यहाँ पे इसका मतलब हम संस्कृत से ले लेते हैं और यहाँ पे इसका मतलब हम हिंदी से ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम संस्कृत शब्द लिखेंगे तो उसमें सा आएगा ना, सा। तो सा मतलब तत्सम और दा मतलब तद्भव। दा मतलब तद्भव।
तो ये क्या हुआ, हमने ले लिया इसको सा को संस्कृत से और दा को हिंदी से। तो यहाँ से इसका मतलब हुआ कि जो शब्द संस्कृत से हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, तत्सम, और जो शब्द हिंदी में अवतरित हुए हैं उन्हें क्या कहेंगे, तद्भव। तो हमने देखा जैसे कि अग्नि, ये कैसा शब्द है, ये शब्द हमारा तत्सम, क्योंकि संस्कृत शब्द हुआ है। ठीक है, इसी का अगर हम तद्भव लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, आग, ये क्या हो गया, तद्भव। तो हमें यहाँ से ये समझ में आया कि तत्सम मतलब संस्कृत से शब्द और तद्भव मतलब हिंदी के शब्द। तो इसको इसी तरह से आपको याद रखना है कि तत्सम संस्कृत के शब्द और तद्भव हिंदी के। हिंदी में प्रयोग होने वाले या संस्कृत से सीधे आए हुए शब्द और आज भी कहाँ प्रचलित है, हिंदी में, तो वो क्या होते हैं, तत्सम। और हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जो निकले तो संस्कृत से हैं लेकिन प्रयोग कहाँ हो रहा है, प्रयोग हिंदी में हो रहे हैं, तो वो क्या हो गए, तद्भव। अगला देखते हैं, तीसरा नंबर हमारा है देशज शब्द। देशज शब्द वो होते हैं जो अपने देश में बोले जाते हैं, मतलब देसी, बिल्कुल देसी कहते हैं ना, तो देशज शब्द ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय, मतलब क्षेत्रीय मतलब उस देश का जो क्षेत्रीय भाग है, क्षेत्र का, उसका क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार, किस परिस्थिति और कहाँ पे इस शब्द की आवश्यकता है इसके अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं। देखो, देसी शब्द वो होते हैं जो किसी क्षेत्र में प्रचलित होते हैं या वहाँ की परिस्थिति को देखते हुए वो शब्द बोले जाते हैं और उसकी आवश्यकता के अनुसार लिखा है वो शब्द बोले जाते हैं। जैसे भाषा हम लोग देखते हैं, शहर की भाषा अलग होती है, गांव की भाषा अलग होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे देसी में देखने मिलता है। तो देसी मतलब थैला, ये थैला शब्द कैसा हमारा, देसी शब्द है। दूसरा हमारा लोटा, ये कैसा है, देसी। पगड़ी, ये देसी है। पेट आदि, ये शब्द कैसे हैं, ये हमारे देसी शब्द हैं। देसी शब्द है मतलब ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव, मतलब क्षेत्र मतलब पूरा क्षेत्र, प्रभाव के कारण परिस्थिति, वहाँ की स्थिति के अनुसार और आवश्यकता अनुसार, मतलब किस शब्द की कहाँ जरूरत है, ऐसे बनकर प्रचलित हो गए हों, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे देसी शब्द या देशज शब्द। अगला है हमारा विदेशज शब्द। अब विदेशज शब्द कौन से होते हैं देखते हैं। हिंदी के ऐसे शब्द जो विदेशी, जो हैं तो विदेशी मूल के, हैं तो विदेशी मूल के लेकिन यहाँ प्रचलित हो गए, हैं तो विदेशी मूल के लेकिन यहाँ प्रचलित हो गए। मतलब ऐसे शब्द, हिंदी के ऐसे शब्द जो विदेशों के हैं लेकिन प्रचलित कहाँ है, प्रचलित अपने देश में हो गए। जैसे कि अफसर, ये कैसा है, ये एक विदेशी शब्द है लेकिन कहाँ प्रचलित है, ये अपने देश में प्रचलित है। कोर्ट, कोर्ट शब्द हमने व्यक्तियों को देखा है, लोगों को देखा है, कोर्ट बोलते हैं, कोर्ट। तो वो कोर्ट शब्द क्या है, ये एक विदेशी शब्द है और अपने देश में प्रचलित है। दूसरा मजिस्ट्रेट, ये भी क्या है, ये भी हमारा विदेशी शब्द है। जज, ये क्या है, विदेशी। गोदाम, ये क्या है, विदेशी शब्द। पुलिस, ये क्या है, विदेशी शब्द। तो जो शब्द विदेश के हैं लेकिन प्रचलित कहाँ है, अपने देश में प्रचलित हो गए हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। मतलब दूसरे देश के शब्द अपने देश में प्रचलित हो गए हैं, वो क्या कहलाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। अगला है हमारा संकर शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं, देखो, संकर जो शब्द दो भिन्न शब्दों से मिलकर बने होते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। देखो एग्जांपल में देखते हैं, जो दो शब्द दो भिन्न शब्दों, मतलब दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। देखते हैं छायादार, देखो छाया और दार, तो इसमें एक छाया शब्द है, दूसरा क्या है, दार। तो जो छाया शब्द है ये हमारा संस्कृत शब्द है और दार शब्द है ये हमारा फारसी है। तो संस्कृत प्लस फारसी से मिलकर बना क्या है, छायादार। तो ये क्या हो गया हमारा संकर शब्द। अगला रेलगाड़ी, तो रेल क्या है हमारा अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी, तो अंग्रेजी प्लस हिंदी मिलकर क्या बना दिया इसने, रेलगाड़ी। रेल अंग्रेजी शब्द, गाड़ी हिंदी शब्द, तो क्या बन गया, रेलगाड़ी। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। उत्पत्ति और स्रोत इतिहास के आधार पर 5 होते हैं, पांचों आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद चलते हैं दूसरे नंबर पे,
देखते हैं आगे। दूसरा कौन सा हमारा, रचना या बनावट के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। अगला चलते हैं। दूसरा नंबर है हमारा रचना या बनावट के आधार पर। तो देखो, रचना या बनावट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, हमने बताया आपको 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के कौन कौन से होते हैं, देखो। पहला होता है हमारा रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक, और तीसरा होता है हमारा योग रूढ़। देखो, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब आइए चलते हैं रूढ़ की तरफ। पहला नंबर, पहला हमारा है हमारा रूढ़ शब्द। इसमें क्या है, इसकी परिभाषा देखो, देखते हैं। जिन शब्दों के सार्थक खंड होना संभव ना हो, मतलब ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड होना संभव ना हो, वो क्या कहलाते हैं, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं, ठीक है। मतलब जिनके सार्थक खंड ना हो सके। तो आइए देखते हैं एग्जांपल में। जैसे हमने लिख लिया दिन, घर, ठीक है। तो अगर हम दिन के खंड करेंगे या दिन को 2 भागों में विभाजित करेंगे, तो दिन का क्या समास बन सकता है, नहीं बनेगा। संधि बन सकती है, नहीं बनेगी। उपसर्ग बन सकता है, नहीं बनेगा। तो जिनमें सार्थक खंड ना हो सके, सार्थक खंड मतलब 2 खंड या 2 से अधिक, मतलब खंड अलग अलग विभाजित ना हो सके, तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द मतलब जिनके सार्थक खंड ना हो सके, वो हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, दूसरे नंबर पे आते हैं, यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द कैसे होते हैं, देखते हैं। जिनके सार्थक खंड होना संभव हो, वो क्या कहलाते हैं, वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो देखते हैं, जिनके सार्थक खंड होना संभव हो। देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, संभव हो, और यहाँ पे संभव ना हो। तो रूढ़ में संभव ना हो और यौगिक में संभव हो, तो क्या कहलाते हैं, वो यौगिक कहलाते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं समास, संधि और उपसर्ग, ठीक है। मतलब संधि, समास और उपसर्गों से जो शब्द मिलकर बनते हैं, वो हमारे शब्द क्या उनसे होते हैं, यौगिक शब्द। आइए एग्जांपल में देखते हैं। तो पहला हम लोगों ने समास लिया है, तो लिख सकते हैं राजकुमार। तो इसमें कौन सा समास है, इसके हम सार्थक खंड कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं इसको, राजा का कुमार कर सकते हैं ना, या दूसरा लिख सकते हैं राजपुत्र। तो इसका क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। इन दोनों में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, ठीक है। दूसरा देखते हैं संधि।
इसको अगर हम सार्थक खंड करते हैं तो कैसे करेंगे, देखो देवालय, तो क्या लिखेंगे, देव धन आलय, तो हो जाएगा ना देवालय। तो इससे हमारी संधि बनी ना, बनी। ठीक है, जैसे दूसरा लिखते हैं हम लोग, जगन्नाथ लिख दिया ना, तो इसको हम करेंगे तो जगत धन नाथ, इसके भी सार्थक खंड हो सके ना, मतलब इसका भी सार्थक खंड हो गया, इसका भी सार्थक खंड हो गया, देवालय सार्थक खंड हो सकता है और जगन्नाथ का भी सार्थक खंड हो सकता है। इसी तरह राजपुत्र और राजकुमार का भी सार्थक खंड होता है। अब उपसर्ग में देखते हैं, यथाशक्ति लिख लिया हमने, तो इसमें उपसर्ग क्या है, इसमें उपसर्ग हमारा यथा, जैसे हमने लिख लिया अनुरूप शब्द ले लिया, तो इसमें उपसर्ग क्या है, अनु। तो देखो इससे क्या हो रहे हैं, ये दो प्रकार, मतलब इनके सार्थक खंड हो सकते हैं, और जिनके सार्थक खंड हो सकते हैं वो हमारे कौन से शब्द होते हैं, यौगिक शब्द। आइए आगे चलते हैं हम तीसरे नंबर पे। तीसरा हमारा कौन सा है, योग ऋण। तो देखो योग ऋण हमने सब आपको पहले ही पढ़ाया है, जब हमने समास पढ़ाया था, बहुब्रीहि समास। तो योग ऋण में हम परिभाषा ना लिख के सीधे अगर कह दें कि बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण, या अगर आपको परिभाषा लिखनी है तो इसमें क्या होता है, बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं कोई भी पद प्रधान ना होकर तीसरे की ओर ना होकर तीसरे की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, तो संकेत करते हैं तो बहुब्रीहि समास का कोई भी उदाहरण हम ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग लंबोदर। देखो लंबोदर मतलब इसमें इसका अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, लंबा है जिसका उदर, उदर मतलब पेट, वो कौन है, गणेश, गणेश है ना। तो लंबोदर में क्या लिखेंगे, लंबा है जिसका उदर मतलब पेट, वो गणेश। तो इन दोनों की तरफ ना इशारा करके लंबोदर में किसकी तरफ कर रहा है, तीसरे व्यक्ति की तरफ कर रहा है, तो क्या होगा, गणेश। अगला जैसे लिखते हैं हम चक्रधर, ठीक है, मुरलीधर, देखो लिख सकते हैं हम लोग चक्रधर, और वीणा पाणी, ठीक है, दो हो गए हमारे। तीसरा लिख सकते हैं चंद्रशेखर, ठीक है, चतुरानंद आदि। मतलब इसमें आपको समझ में आया होगा कि योग ऋण में क्या होता है, बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योग ऋण के एग्जाम्पल होते हैं, या कोई भी पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं। एग्जाम्पल में लिख लिया हमने लंबोदर, तो लंबा है उधर मतलब पेट जिसका, तो क्या हुआ, गणेश की तरफ इशारा कर रहा है। दूसरा है चक्रधर मतलब चक्र को धारण करने वाला, वीणा पाण वीणा को धारण करने वाली, चंद्रशेखर चंद्रमा को सर पे धारण करने वाला, या चतुरानंद मतलब चार है, आनंद मतलब जिसके वो क्या कहते हैं सर, तो क्या हो गया हमारा ब्रह्मा। तो यहाँ पे हो गया ना ऋण यौगिक योग ऋण। आइए आगे चलते हैं, आइए अगला देखते हैं, रूप प्रयोग के आधार पर। रूप और प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो पहला होता है विकारी शब्द। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, विकारी वे शब्द जिनमें लिंग वचन व कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है। मतलब लिंग वचन कारक के आधार पर जो मूल शब्द होते हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब परिवर्तन, रूपांतरण मतलब परिवर्तन हो जाता है, किसके, लिंग वचन और कारक के आधार पर। देखते हैं पहला एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम लोग, लड़का पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है,
इसमें क्या कर देंगे हम लोग, लड़की पढ़ रही है, तो किसके अनुसार चेंज हुआ, ये लिंग के अनुसार चेंज हुआ ना, क्योंकि लड़का और लड़की चेंज हुआ ना। अगला है लड़का दौड़ रहा है, तो कौन से दौड़ रहा है, लड़का, एक लड़का दौड़ रहा है ना, इसमें क्या हुआ, लड़के दौड़ रहे हैं, तो ये किसके आधार पर चेंज हुआ, वचन के आधार पर। तो इसमें क्या है, लिंग वचन और कारक के आधार पर अगर परिवर्तन हो जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने लिख दिया लड़के के लिए आम लाओ, ठीक है। अब यहां पे कर दिया लड़कों के लिए आम लाओ। देखो, तो यहां पे किस आधार पे चेंज हुआ है, कारक के आधार पर। ये मत सोचना कि के लिए यहाँ पे लड़के और यहाँ पे लड़कों के लिए, मतलब यहाँ पे लड़के और लड़कों के लिए चेंज हो गया ना, के लिए आम लाओ। तो यहाँ पे किस आधार पे, लिंग वचन और कारक के आधार पे चेंज हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं नोट में क्या लिखे हैं। नोट में लिखते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया शब्द विकारी शब्द होते हैं। देखो, इसमें क्वेश्चन जो होता है वो किस प्रकार आता है, ये आप लोग सोच रहे होंगे। तो क्वेश्चन लिखा होगा कि लड़का पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है, निम्न में विकारी शब्द कौन सा है, और आपके पास 4 ऑप्शन दिए होंगे। दिए होगा कि लड़का पढ़ रहा था, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है लड़की पढ़ रही है, ठीक है, या नहीं लड़की देंगे तो लड़का की जगह लड़के दे देंगे, ठीक है। जैसे दे दिया लड़का पढ़ रहा है तो लड़के पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो गया ना। किसके आधार पर चेंज हुआ, वचन के आधार पर। ये नहीं है कि स्त्रीलिंग के ही आधार पर, लिंग वचन या कारक किसी के भी आधार पर चेंज हो जाता है तो वहां पे क्या होता है, विकारी शब्द, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया विकारी शब्द कहलाते हैं। तो देखो, संज्ञा जैसे कि राम, ब्राह्मण, गंगा, भारत, पर्वत, जितनी भी संज्ञाएं होती हैं वो क्या होती है हमारी, विकारी शब्द। सर्वनाम वह, यह, कोई, कुछ, ये क्या है हमारे, आदि, ये है हमारे सर्वनाम। इनके आधार पे भी विकारी शब्द बनाया जाता है, मतलब ये भी विकारी शब्द परिवर्तन हो जाता है। अगला है विशेषण। अच्छा, बुरा, झूठा, कपटी आदि। मतलब अच्छा, बुरा, झूठा, कपटी आदि, ये किसके आधार पर है, ये विशेषण के आधार पर है। अगला देखते हैं अगला क्रिया। तो क्रिया यहां पे हम लिख देते हैं इस जगह पे क्रिया। जैसे क्रिया, खेलना, कूदना, दौड़ना, पढ़ना, ठीक है, आदि। ये क्या होती है हमारी, ये होती है क्रियाएं। तो खेलना, कूदना, दौड़ना, पढ़ना, उठना, ठीक है, ये क्या है, ये हमारी क्रियाएं। तो विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया शब्द विकारी शब्द है। ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से विकारी शब्द कौन सा है, और संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण या क्रिया में से कोई भी एक शब्द दिया हो तो हमारा विकारी शब्द ही कहलाएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अगला देखते हैं अविकारी शब्द। विकार हमने पढ़ा, अब अविकारी पढ़ते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है और लिंग, वचन और कारक के आधार पर। देखो, हमने विकार में पढ़ा था कि मूल रूप में नहीं होता है, लेकिन लिंग, वचन और कारक के आधार पर वो परिवर्तन हो जाते हैं, रूपांतरण हो जाता है उनका। लेकिन इसमें क्या है, जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है और लिंग, वचन, कारक के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात जो हमेशा एक से ही रहते हैं, मतलब चेंज नहीं होते हैं, ना लिंग, ना वचन और ना कारक के आधार पर। देखते हैं कैसे। जैसे आज,
ये आज लिखा है तो इसको हम बनाते हैं, जैसे आज मैं घर गया लिखा ना, तो आज मैं घर गया ये क्या है, एक लड़का कह सकता है ना कि आज मैं घर गया। अब यहीं पे लिख सकते हैं आज मैं घर गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, लिंग। देखो लिंग चेंज हुआ ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। तो देखो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में चेंज हुआ, लिंग के आधार पर हुआ, लेकिन इसमें क्या हुआ, आज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब जहां पे पुल्लिंग में भी आ जाए और स्त्रीलिंग में भी आ जाए, मतलब इसमें क्या कह रहे हैं हम कि मूल रूप में होता है लिंग वचन और कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसमें, आज मैं और या आदि ऐसे शब्द आएंगे जिसमें कि इनके आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि समझ में आया होगा कि जैसे मैं आज कानपुर जाऊंगा या मैं आज कानपुर जाऊंगी, तो मैं शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे शब्द हैं जिनमें अविकार शब्द जो होते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए आगे देखते हैं, सभी प्रकार के अव्यय क्या होते हैं। जो सभी प्रकार के अव्यय होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब जो अव्यय होते हैं उसमें किसी भी प्रकार का चेंजमेंट नहीं किया जाता है या नहीं होता है। तो जैसे पहला है हमारा क्रिया विशेषण अव्यय, तो क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है सामुच्य बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। तो देखो इसमें कभी भी चेंज नहीं होगा या परिवर्तन नहीं होगा। तो हमने आज का भी एग्जांपल आपको दे दिया, तो यहीं पे वही लिखा है, क्रिया में आज, कल, कब, अब, ठीक है, यहाँ वहां, इधर उधर आदि। अगर ये शब्द है तो ये कैसे शब्द हैं, ये अविकारी शब्द हैं और इनका परिवर्तन होना असंभव है, ये परिवर्तित नहीं होते हैं। अगला संबंध बोधक अव्यय, में, से, पर, के ऊपर, के नीचे आदि। अगर ये शब्द लगे हुए हैं, ये कौन सा अव्यय है, संबंध बोधक, तो ये भी अविकारी शब्द है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें कोई भी परिवर्तन, ये शब्द ज्यों के त्यों ही रहेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला देखते हैं सामुच्य बोधक अव्यय, और, परंतु, या, इसलिए, यदि, क्योंकि आदि। ऐसे शब्द जहां आपको मिल जाएं तो वो भी क्या कहलाते हैं, वो भी अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये हैं तो अव्यय, लेकिन किस तरह अविकारी शब्द कहलाते हैं और इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि अविकारी शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सीधे से आप याद कर सकते हैं कि जो अव्यय शब्द होते हैं वो अविकारी होते हैं और इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होता है। अगला देखते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय, आह, वाह, ओह आदि, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे वाह वो कितना अच्छा है, हमने क्या प्रयोग किया, वाह वह कितना अच्छा है, और फिर प्रयोग किया वाह वह कितनी अच्छी है। तो देखो यहाँ पे वाह मतलब वाह शब्द नहीं चेंज हुआ, वाह कितना अच्छा है, वाह कितनी अच्छी है, वाह शब्द वाह नहीं चेंज हुआ। तो यहाँ पे ये शब्द नहीं चेंज होते, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द। आइए आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग चलते हैं, अगला हमारा चौथा नंबर, क्या लिखते हैं, अर्थ के आधार। अब है अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो कितने होते हैं, नंबर एक अर्थी, नंबर 2 अनेकार्थी, नंबर 3 समानार्थी और नंबर 4 विपरीतार्थी। तो देखो एक अर्थी शब्द कौन होते हैं बताते हैं। एक अर्थी शब्द वो कहलाते हैं जिनका केवल एक ही अर्थ हो, जिनका केवल एक ही अर्थ हो, वो
एकार्थी शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थी, अब देखो जिनका केवल एक ही अर्थ हो वो कौन से शब्द कहलाते हैं? वो एकार्थी शब्द कहलाते हैं। देखो जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, जैसे गंगा, पटना, कानपुर, भारत, ठीक है, राधा आदि, मतलब यहाँ पे एक ही अर्थ निकल रहा है। किसमें? एकार्थी शब्दों में एक ही अर्थ, जहाँ पे जिनका केवल एक ही अर्थ होता है वो एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे गंगा, पटना, कानपुर, भारत, राधा आदि, इनका केवल एक ही अर्थ है। ये हम कह सकते हैं एग्जाम्पल, मतलब हम कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है वो एकार्थी शब्द के अंतर्गत ही आती है। अगला है हमारा अनेकार्थी शब्द। इसमें क्या लिखते हैं? जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। देखो एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में लिखते हैं जैसे कर। कर मीन्स कर एक शब्द है। इसके अर्थ किसने? देखो इसके अर्थ देखते हैं। कर का अर्थ होता है अनेकार्थी, मतलब इसका एक अर्थ होता है हाथ। कर मीन्स होता है हाथ। दूसरा होता है, हमने सुना होगा, कर मीन टैक्स। टैक्स को क्या बोलते हैं? कर। जैसे लिख लिया हमने कनक, तो हमने पढ़ा है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार। तो कनक में क्या है? एक का अर्थ है सोना और दूसरे का अर्थ है धतूरा। तो देखो एक शब्द के जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो जैसे कर हो गया, कर का हाथ और टैक्स दो अर्थ हो गए। कनक हो गया, एक से अधिक अर्थ हो गए, सोना और धतूरा, ये क्या है? अनेकार्थी। अगला देखते हैं समानार्थी। जिनके, ऐसे लिखते हैं, जिस शब्द के अर्थ समान हो वो समानार्थी कहलाते हैं। समानार्थी शब्द कहलाते हैं। देखो एग्जाम्पल में लोग देखते हैं इसका। जैसे हमने लिखा आकाश, आकाश लिख लिया ना, तो आकाश का समानार्थी क्या होगा? नभ, गगन और अंबर। इससे हमें क्या मिला? मतलब समानार्थी मतलब होता है पर्यायवाची। बस ये हम लोग समझ सकते हैं कि पर्यायवाची जिन्हें क्या कहते हैं? समान अर्थ, मतलब क्योंकि ये समान अर्थ देते हैं। अगला है विपरीतार्थी। जिन शब्दों के अर्थ विपरीत या उल्टे होते हैं वो विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे हमने लिख दिया रात, तो रात का विपरीतार्थी क्या होगा? दिन। आना, आना क्या होगा? जाना, ठीक है। सुख, सुख का विपरीत क्या होगा? दुख, ठीक है। तो ये क्या है हमारे? ये अर्थ के आधार पर चार एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। हमारा शब्द भेद का जो चैप्टर था आज का खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। और दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। जितना ज़्यादा सपोर्ट होगा उतना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे हम लोग और आप भी, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है यूपी में। यूपी लेखपाल और यूपीएसआई और सिंचाई विभाग की भी सरकार ने अनाउंस किया कि सिंचाई विभाग की भर्ती भी आएगी, तो हिंदी का उसमें महत्वपूर्ण योगदान भी होगा। तो इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और आगे से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने दोस्तों को भी बोलें कि सब्सक्राइब और शेयर करते जाएं।